बी ए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स सेकंड सेमेस्टर पॉलिटिकल थ्योरी कंसेप्ट एंड डिबेट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स बात करने वाला हूँ। आज इस वीडियो को एंड तक देखना दो, जो क्वेश्चंस बताऊंगा इसके मैं ब्रीफली में आंसर्स भी आपको समझा दूंगा और पेपर में दोस्त एज इट इज सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। और जो मैं क्वेश्चन बताने वाला हूँ दोस्त, यही क्वेश्चन एग्जाम में आते भी हैं, प्लस ये हमारा दोस्त कुछ सालों से एक्सपीरियंस रहा है और आपको पता होना चाहिए, चाहे इग्नू में हो या DUSL में हो, BHU में हो, भारतीय किसी भी कॉलेज के अंदर हो, आप सेम टू सेम क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन को बस घुमा कर दिया जाएगा, स्ट्रक्चर सेम होगा, नेचर आपको समझाऊंगा आज के इस वीडियो के अंदर। इस क्लास को प्लीज़ एंड तक देखना ताकि आपको टॉपिक समझ में आ जाए। पॉलिटिकल थ्योरी की और जो ये हमारा कंसेप्ट एंड डिबेट का जो चैप्टर चल रहा है, ये पूरी सीरीज बदल लेके आ रहा हूँ मैं इसके ऊपर, प्लस इसके चैप्टर वाइज वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है। मुझे नहीं पता दोस्त कि आपने कितनी वीडियोस मेरी देख रखी है। अगर आपने सारे चैप्टर वाइज वीडियोस देख लिए तो ये क्वेश्चन पूरे हलवा जैसे लगेंगे आपको, ये लगेगा बच्चों वाली क्वेश्चन, भाई पूरा सोल्व कर दोगे आप। अगर आपने उन सारे वीडियोस को नहीं देखा, क्वेश्चन सर के ऊपर से जाएंगे। फिर भी आपको ब्रीफली मैं इस तरीके से समझाऊंगा कि आपको, अगर आप चैप्टर पढ़ने भी बैठोगे, अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोज़ को देखोगे तो सब कुछ समझ में आएगा। खैर दोस्त, मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि इन सबके नोट्स, इन क्वेश्चंस को अपने मैंने चैप्टर वाइज मैंने नोट्स बना रखे हैं, उसके अंदर आपको सब कुछ कवर हो जाएगा। उसी नोट्स में से पूरा पेपर आएगा आपका। तो पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, पॉलिटिकल थ्योरी कंसेप्ट एंड डिबेट हो गया, हिस्ट्री वर्ल्ड आफ्टर 1945 हो गया, चाहे हिंदी हो गया आपके पास, इंग्लिश कम्युनिकेशन AEC वाला हो गया, इन सभी के नोट्स प्रिपेयर हो चुके हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दो, जाइए और आप नोट्स को जरूर ले लीजिए, PDF फॉर्मेट में है वो। चलिए बात करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, संसाधनों की समानता तथा अवसर की समानता की अवधारणाओं का विश्लेषण कीजिए। एक ही क्वेश्चन में दो चीज़ आपसे पूछा गया है। क्या क्या आपसे पूछा गया है, आप पहले प्लीज कंसेप्ट को समझिए। इक्वलिटी ऑफ रिसोर्सेज पूछा गया आपसे एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी आपसे पूछा गया है। तो पहले हम इस कंसेप्ट को समझते हैं, आखिर इसका मतलब क्या होता है। जब हम बात करते हैं इक्वलिटी का, तो आखिर इक्वलिटी का मतलब क्या हुआ, समानता का मतलब क्या हुआ। एक इंसान के साथ ठीक उसी तरीके से व्यवहार करो या ट्रीट करो जैसे आप किसी दूसरे के साथ कर रहे हो। और ये समान हमें इंसान या दोस्त हमें स्टेट ने या गवर्नमेंट ने थोड़ी बनाया है। हमें इंसान, हम बिल्कुल इक्वल हैं, हम धर्म जाति ये सब बात की चीज़ें हैं। नेचर ने ही हम सबको इक्वल बनाया है। क्या ये कहना ठीक है, या हम ये कहें कि नेचर ने हम इक्वल बनाया ही नहीं है। कोई गोरा है, कोई काला है, कोई छोटा है, कोई लंबा है, किसका अलग कलर है, कोई मतलब दोस्त बहुत टैलेंटेड है, कोई टैलेंटेड नहीं है। तो क्या नेचर ने ही हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन किया है और कानून ने हमारे साथ इक्वलिटी दिया है हमें? क्या ये आपको लगता है ये चीज़? जब हम डेफिनेशन की बात करते हैं यहाँ पे, तो समानता का मतलब सिर्फ इतना है कि समाज के अंदर कोई विशेषाधिकार ना हो, एक इंसान को वही राइट मिल रहा हो जो इस दूसरे को मिल रहा हो। इसमें जो दोस्त यहाँ पे एक्सेप्शनल केसेस आएंगे, जैसे कि रिजर्वेशन हो गया, है ना, एंड समान लोगों के साथ समान व्यवहार करो और जो असमान है उनके साथ असमान व्यवहार करो। इस लाइन का मतलब ये हुआ कि जो इंसान इक्वल है, यानी कि जिनके हाथ पैर नाक मुंह सब बिल्कुल बराबर हैं और जैसा दिखने में एक ये इंसान है वैसे ही दिखने में ये भी हो, यानी कि जैसा A है वैसा ही B हो, तो दोनों के साथ इक्वल ट्रीटमेंट करूँ। लेकिन अगर सेम कंडीशन के अपोजिट में कोई दूसरा कंडीशन एग्जाम्पल ले हम, मान लो कि यहाँ पे भी दो इंसान हैं और ये दो इंसान इस दो इंसान से बिल्कुल अलग हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि फिजिकल डिसेबल्ड हो गया, या मान लो कि बहुत बैकवर्ड है, अब सरकार इनके लिए कोई पॉलिसीज लेकर आती है, तो वो एक एक्सेप्शनल केस हो गया, एक अपवाद हो गया। लेकिन समानता का मतलब ही होता है कि एक इंसान के साथ समान व्यवहार करना जैसे दूसरे के साथ किया जा रहा है। अगर हम अपॉर्चुनिटीज़ को दे रहे हैं, वही अपॉर्चुनिटीज़ को मिलनी चाहिए अपने आप को साबित करने के लिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। आखिर ये समानता की डिमांड कहाँ से आई? जो सबसे पहले हम बात करें तो इस मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर, मॉडर्न एरा के अंदर 1776 में अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ और इस अमेरिकन रेवोल्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट्स की बात कही गई, जिसके अंदर समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, रिलीजन्स का राइट, सबसे बड़ी बात। तो ये सारे राइट्स निकल कर आए। भारत ने अपने फंडामेंटल राइट्स को अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया है। अब इसके बाद बारी आती है 1789 की, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ और इस फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर लुइस 16वां को गद्दी से उतार कर फेंक देने के लिए जनता खड़ी हो गई और मोनार्की की जगह यानी राजतंत्र की जगह यहाँ पे रिपब्लिक यानी गणतंत्र की मांग करी गई और इसमें लोग सफल भी हुए। और यहीं पे एक स्लोगन निकल कर आया। उस स्लोगन क्या कहा जाता है? लिबर्टी, सबसे पहली बात स्वतंत्रता की मांग की गई, इक्वलिटी की बात की गई, समानता एंड फर्टर्निटी यानी बंधुत्व, हम सब भाईचारे भ्रातृत्व के रूप में रहेंगे। इन तीन चीज़ों की यहाँ पे
एक कंसेप्ट निकल कर आया, और ये कंसेप्ट ये तीनों लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी आने वाले जितने भी गुलाम कंट्री थे ब्रिटेन के, उन सभी को इसने इंस्पायर्ड किया। इवन दोस्त इंडिया भी काफ़ी इंस्पायर हुआ था इन नारों की वजह से। जब फ्रेंच ऐसा कर सकता है, फ्रेंच के लोग ऐसा कर सकते हैं, तो आखिर हम क्यों नहीं कर सकते। तो जो गुलाम थे उनके यहाँ पे भी क्रांति की जो गूंज है वो बहुत तेज़ी से उठ खड़ी हुई। तो ये सबसे बड़ा इसका एग्जांपल है। तो आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन बताना है, जिसके अंदर डेफिनेशन, कुछ स्लोगन बताना है, और कोशिश कीजिए दोस्त कि थिंकर के व्यूज़ भी आंसर में दीजिए। हमारे जो नोट्स होते हैं हम इसमें स्पेशली ध्यान रखते हैं कि थिंकर के व्यूज़ भी हों। अगर आपने तमाम थियोरेटिकल बातें लिख दी और थिंकर के व्यूज़ नहीं लिखे, अलग अलग स्टेटमेंट क्या दिया गया उसके ऊपर, तो टीचर मार्क्स आपको नहीं देगा, चाहे कितने भी पेजेस आप भर लो। तो थिंकर के व्यूज़ मत भूलना। मैं जैसे कि एग्जांपल के लिए आपको थिंकर का व्यूज़ बता रहा हूँ समानता के अंदर। जैसे कि टॉम पेन है, थिंकर तो ऐसे बहुत हैं, टॉमस पेन हो गया दोस्त, यहाँ पे हर्बर्ट स्पेंसर हो गया, एंड हॉब्स हो गया, जॉन लॉक हो गया, जेम्स मिल हो गया, एंड और डेविड रिगार्डो हो गया, एडम स्मिथ हो गया। बहुत थिंकर है यार। पॉलिटिकल थ्योरी की क्लास अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज़ थोड़ी सी मेरी पहली वाली क्लासेस को देख लीजिए यार। टॉपिक पूरा हलवे की तरह समझाया हुआ है, मज़ा आ जाएगा समझने में आप सभी को। चलिए देखो टॉम पेन यहाँ पे क्या कहता है। टॉम पेन का यहाँ पे कहना है कि अमीरों की चकाचौंध देखकर और उसी जगह हम गरीबों का एक घर देखते हैं तो आंखें चुभती है हमारी। समझे टॉम पेन यहाँ पे क्या कह रहा है। अमीरों की चकाचौंध देखकर वहीं पे अगर हम किसी गरीबों का घर देखते हैं तो आंखें चुभती है हमारी। मानो लगता ऐसा है कि एक, मतलब कि दोस्त, एक जिंदा इंसान को और एक मुर्दे इंसान को एक ही जंजीर में बांध दिया हो। ये कहा गया है टॉम पेन के अनुसार। स्टेटमेंट को याद रखना है, टॉपिक समझ में आ जाएगा, स्टेटमेंट डाल दोगे टीचर समझ जाएगा, बच्चा बड़ा अच्छा है, मार्क्स दे देगा आपको। ठीक है, तो इनका ये कहना था कि जिस तरीके से आज अमीर और गरीब की जो खाई बनी हुई है, एक ही जंजीर में जिंदा इंसान और मुर्दे इंसान की एग्जाम्पल है, मरा हुआ इंसान और जिंदा इंसान। अब एक इंसान दोस्तों, जैसे कहा नहीं गया है कि आप मरो भी तो गरीबी में मत मरो। बेशक आपका जन्म गरीबी में हुआ है, बट अपनी इस गरीबी को उभरो पहले, उसके बाद मरना है तो मरो यार। ज़िंदगी में कुछ आए तो उखाड़ के जाओ। सेम वही कहानी है यहाँ पे भी। तो अमीर और गरीब के यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन को बता रहे हैं ये, कि जिस तरीके से सोसाइटी में आज मॉडर्न एरिया में ये हुआ, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ और जब एक इंसान अपने दम पैसे के इन्वेस्टमेंट की वजह से सारे कैपिटल उसके पास आ गई और एक बेचारा मजदूर किसान रह गया जो इनके यहाँ पे काम करने लग गया, और ऐसा एक्सप्लॉयटेशन बढ़ता चला गया। बाद में जाके मार्क्सवाद की जो थ्योरी आई, इसने इसका क्रिटिसाइज़ किया कि किस तरीके से सोसाइटी के अंदर एक वर्ग बहुत अमीर होता चला गया और एक क्लास गरीब होते चली गई। ये टॉपिक हमारे मार्क्सवाद में पढ़ेंगे हम, समानता के अंदर भी डिस्कस जरूर किया जाएगा। मैं आपको ब्रीफली में टॉपिक समझा रहा हूँ, वरना तो एक टॉपिक को मैं घंटों भर बोल सकता हूँ। खैर पहले यहाँ पर टॉपिक समझ में आ गया आपको, ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पे बात आती है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, जो क्वेश्चन में पूछा गया आप सभी से। मैं आपको पहले क्वेश्चन दिखा देता हूँ, फिर से आ जाइए अपने स्लाइड्स के ऊपर, और हमारा स्लाइड्स है इसके अंदर। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपसे, इक्वलिटी ऑफ रिसोर्सेज और इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। पहले आपको मैं ये पॉइंट बता देता हूँ। इक्वलिटी ऑफ रिसोर्सेज का मतलब सिर्फ इतना है कि सरकार के पास जो भी धन दौलत गुड्स सर्विसेज है, सरकार उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दे। चाहे वो इंसान छोटा हो लंबा हो, उसकी योग्यता कुछ भी हो, उसके पास कोई से भी टैलेंटेड हो, ये सब ना देखे। लेकिन अगर ये पेन सबको देना है तो सभी को बांट दिया जाए। उसकी ना टैलेंट को देखो, ना उसकी मतलब की एबिलिटी को देखो, योग्यता वगैरह कुछ भी नहीं, सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। एक तो थ्योरी ये कहता है इक्वलिटी ऑफ रिसोर्सेज, सभी को एक समान तरीके से बांट दो, और एक कहता है कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। दोनों में से क्या सही है, ये डिबेट का इशू है। तभी तो हमारा पॉलिटिकल थ्योरी कंसेप्ट एंड डिबेट नाम रखा गया है। चलिए इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं हम। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे बारी आती है जॉन ऑफ कैनेडी की। मैंने आपको बताया कि एक पॉलिटिकल थिंकर का नाम जरूर बताना है उसके अंदर। जॉन ऑफ कैनेडी अमेरिका के राष्ट्रपति थे भाई। अब जॉन ऑफ कैनेडी के द्वारा क्या कहा गया कि योग्यता में बेशक इंसान अलग अलग होते हैं। अब मेरे अंदर कुछ अलग एबिलिटी है, आपके अंदर कुछ अलग एबिलिटी है ना। एक इंसान वो कर सकता है बट दूसरा इंसान वो चीज़ नहीं कर सकता। इसी तरीके से इंसानों को योग्यता भगवान ने या नेचर ने, कह सकते हो आप, कि सबको अलग अलग दिया है। लेकिन गवर्नमेंट को या स्टेट को ये चाहिए कि लोगों को अपनी एबिलिटी, अपनी उस योग्यता को इस्तेमाल करने के लिए अपॉर्चुनिटी इक्वलिटी के साथ देना चाहिए। समझ आया मैंने क्या कहा आपसे? फिर से बोलूँ एक बार, चलिए। जॉन ऑफ कैनेडी ये कहते हैं
कि मान लो ये बहुत टैलेंटेड है, ये थोड़ा सा पढ़ने में वीक है बेचारा, वो थोड़ा वीक है, मान लो ये थोड़ा मेरे तरह है दोस्तों, और ये आपके तरह टैलेंटेड बहुत। अब होगा ये यहाँ पे, और यहाँ पे मान लो दोस्तों गवर्नमेंट है, और गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट एक ये बोलती है कि हम एक एजुकेशनल एक कोचिंग खोल रहे हैं जो आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट कोचिंग होगी, और उसके अंदर जो टैलेंटेड बच्चे हैं हम उन्हीं को लेंगे, इनको लेंगे ही नहीं। ये चीज़ गलत है ना भाई। तो अपॉर्चुनिटी दोनों को बराबर दो। अब वो बात अलग है कि इसके पास कुछ योग्यता ज़्यादा है, इसके पास बेशक कम है, या है ही नहीं मान लो, या है भी तो कुछ अलग है, कम है, ज़्यादा है। सरकार योग्यता के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन ना करे, जिसके पास जैसी योग्यता होगा वो आगे बढ़ जाएगा, जिसके पास नहीं होगा वो ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे एक मेरे को लाइन आती है हर्बर्ट स्पेंसर की, दोस्त एंशिएंट क्लासिकल लिबरलिज्म का एक थिंकर है जिसका नाम है हर्बर्ट स्पेंसर। मैं आपको लिख देता हूँ ताकि आपको याद भी रहे, इनके नाम ही दोस्तों अजब अजब से होते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर, हर्बर्ट स्पेंसर ने क्या कहा था कि हम एक ही टाइम पे मान लो हम 2 पौधे लगाते हैं। मान लो दोस्त मैं आपको यहाँ 2 पौधे बना के दिखा देता हूँ, ठीक है, ऐसे छोटे छोटे पौधा बना देता हूँ, समझ जाना आप। एक ये पौधा है, प्लांट लगाया हमने, एक ही टाइम पे 2 प्लांट लगाए हमने, और बराबरी दोनों को पानी भी दिया हमने रोज़ाना। लेकिन दोस्तों एक तो बहुत जल्दी बड़ा हो गया, बहुत जल्दी बड़ा हो गया, और एक बड़ा हो ही नहीं पाया, ये मुरझा गया, ख़त्म हो गया। सेम इसी तरीके से हर्बर्ट स्पेंसर ने ये कहा कि स्टेट को, यानी कि जो राज्य है उसको लोगों की हेल्प नहीं करनी चाहिए। जिसके पास जो योग्यता होगी वो उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ जाएगा, जिसके पास नहीं होगी वो मर जाएगा। जो नहीं कुछ कर सकते वो तो धरती का बोझ है भाई, ये हर्बर्ट स्पेंसर का कहना है, ठीक है। तभी इसको नेगेटिव लिबर्टी में रखा जाता है, नेगेटिव लिबर्टी में। अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा इसके बारे में। होप आपको ये समझ में आ गया कि कैनेडी ने क्या कहा कि बेशक किस लोगों के पास योग्यता अलग अलग है, लेकिन गवर्नमेंट को ये चाहिए कि सभी को अपॉर्चुनिटी बराबरी दे, ताकि सभी लोग अपनी योग्यता को इस्तेमाल कर सके, अपने आप को डेवलप कर सके। अगर इस तरीके से सरकार सिर्फ टैलेंटेड लोगों को लेगी तो ये कमज़ोर लोग बेचारे कहाँ जाएंगे, हम लोगों को क्या होगा भाई। चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। टॉपिक हमारा कुछ यूँ है, समानता की जहाँ बात आएगी, जहाँ पे इक्वलिटी की बात आएगी, वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव इक्वलिटी सबसे मेन टॉपिक है हमारा। क्या है नाम इसका, वितरणात्मक समानता, डिस्ट्रीब्यूटिव इक्वलिटी। ये 2 टाइप्स की होती है। पहला होता है इक्वलिटी ऑफ आउटकम, दूसरा होता है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। इक्वलिटी ऑफ आउटकम का मतलब ये हुआ कि सरकार सभी को इक्वलिटी के साथ, जैसे मैंने आपको बताया था ना इक्वलिटी ऑफ रिसोर्सेस, इसी का मतलब है इक्वलिटी ऑफ आउटकम, यानी कि परिणाम की समानता। सरकार के पास धन दौलत पैसे, गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी चीज़ है, सब कुछ जो सरकार के पास है, सरकार क्या करेगी, उसको इक्वलिटी के साथ सभी को बांट दे। ना उसकी योग्यता देखें, ना उसकी मेहनत को देखा जाए, क्या उसके पास टैलेंट है, क्या उसके पास एक्सपीरियंस है, डजेंट मैटर। क्लियर है, सरकार सभी को इक्वलिटी के साथ बांट दे। इसको कहा जाता है इक्वलिटी ऑफ रिसोर्सेस या इक्वलिटी ऑफ आउटकम, यानी कि जो परिणाम निकल कर आए वो बराबर आए। मान लो दोस्त कि आपने बहुत मेहनत किया हो और उस मेहनत का आपको फल भी ना मिले, आपकी जो पास जो मेन जो आपकी जो टैलेंट है उसकी भी कदर ना किया जाए। जो चीज़ मान लो कि ये इंसान बहुत टैलेंटेड है, इसको भी वही चीज़ मिल रहा है जो बी इंसान को मिल रहा है जो इससे कम टैलेंटेड है, तो ऐसे में इसको तो दुख होगा ही होगा भाई। जो बहुत मेहनत कर रहा है उसको भी सेम वही चीज़ मिल रहा है, ऐसे में क्या होगा, कंपटीशन होगा ही नहीं। वो बोलेगा भाई अरे मेहनत क्या ही करना यार, सेम ही चीज़ मिलना है, जो मुझे मिल रहा है वही इसको मिलना है। देखो वो आराम से बैठ जाएगा भाई। अब जैसे क्लास 12th के मार्क्स हो गए, सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये कह दिया कि 12th के मार्क्स से कॉलेज में एडमिशन होगा ही नहीं। तो ऐसा नहीं है कि बच्चे पढ़ेंगे नहीं, बच्चे पढ़ेंगे, बट अब ये मार्क्स मैटर नहीं करेगा कि नहीं 12th के अंदर हमें बहुत बड़ा पार्ट लेना है, नहीं 95 99 मार्क्स लेकर आना है। हाँ ये बात ज़रूरी है कि 12th में पढ़ेगा वही तो भाई CUT निकाल पाएगा, वही तो एंट्रेंस एग्जाम निकाल पाएगा। सेम यही तरीका यहाँ पे सरकार ने भी अपनाया है। यहाँ पे क्या है, ये इक्वलिटी ऑफ आउटकम क्या कहता है कि सभी को उसके टैलेंट को देखे बिना जो रिसोर्सेस है उसको इक्वलिटी के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो क्या समानता का ये थ्योरी सही है? आप बताइए ज़रा एक बार। बिल्कुल सही नहीं है भाई, ये कैसे हो सकता है।
हम आपके टैलेंट को नहीं देखेंगे और रिसोर्सेज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। मान लो कि क्लास में 30 बच्चे हैं और 30 बच्चे में हम सभी का टेस्ट लिया हमने, और टेस्ट लेने के बाद भाई इक्वलिटी ऑफ आउटकम हम देखेंगे ना। भाई टेस्ट तो ले लिया हमने, लेकिन जो परिणाम आएगा इक्वलिटी ऑफ आउटकम, परिणाम की समानता के अकॉर्डिंग सभी को इक्वल मार्क्स देने पड़ेंगे भाई। इसलिए 30 में से सबको 30-30 दे दो भाई। क्यों? क्योंकि जिसको एक जने को जो मार्क्स दोगे उससे वही मार्क्स सभी को देना पड़ेगा, क्योंकि इक्वलिटी ऑफ आउटकम है। इसलिए ये चीज़ इम्प्लीमेंट करना नामुमकिन है, इंसान के लिए तो नामुमकिन है भाई। नेक्स्ट है यहाँ पे इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। ये कहता है एटलीस्ट जो इंसान की अपनी योग्यता है उसको दिखाने के लिए, उसको प्रूव करने के लिए अपॉर्चुनिटी तो इक्वल होनी चाहिए। वही सेम एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ कि अगर मेरे पास कोई योग्यता है, अगर मेरे बगल आजू बाजू वाले के पास भी कोई योग्यता है, किसी थर्ड पार्टी के पास, किसी के पास जो योग्यता है वो अपने आप को प्रूव कर सके। अब सरकार क्या करती है कि सेम इक्वलिटी के साथ हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। अब वो बात अलग है कि रिजर्वेशन है, यहाँ पे रिजर्वेशन मिल जाती है, वो एक डिबेट का इशू है, वो उसको भी हम डिबेट में एक बार कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। लेकिन अभी हमें बात ये करना है कि आप गवर्नमेंट जॉब दे सकते हो से अगर उसकी 10th क्वालिफिकेशन है या 12th क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएशन है, सबके वही होगी क्वालिफिकेशन। जैसे कि मान लो कि हमें यूपीएससी देना है, तो सेम जो मिनिमम जो रखा गया है उसके अंदर क्वालिफिकेशन वो रखा है, ग्रेजुएशन रखा गया है। अब ग्रेजुएशन आपने किसी भी स्ट्रीम से किया हो, बट आप ग्रेजुएट होना चाहिए आपका किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से। बस इसके लिए यार, अब आपसे आर्ट्स से हो, ह्यूमैनिटीज से हो, या आप बीकॉम से हो, या आपका बीएससी किया आपने, या आपने मेन दोस्तों है ना, लोग तो यहाँ पे ज़्यादा इंजीनियरिंग वाले होते हैं, लेकिन मेन चीज़ यहाँ पे क्या है? अब सब हिंदी मीडियम वाले या बेसिकली लोग ये कहते हैं कि नहीं यार इंजीनियरिंग वाले तो निकाल दे जाते हैं यार, आईआईटी वाले आते हैं यहाँ पे सब पेल जाते हैं, यहाँ पे कोई सीटें बचती नहीं है, 100 सीटों में देखो तो उनका ही परचम चल रहा होता है, तो ये भी कहा जाता है। तो ये इक्वलिटी कहाँ है यहाँ पे इक्वलिटी है ही नहीं। जैसे कि CSET के पेपर में भी ऐसे ही होता है यार, जो प्रीलिम्स का पेपर है, पेपर 2 के अंदर भी देखा जाए तो ऐसा ही बहुत कुछ है जिसमें सवाल उठ सकता है। तो मेन है यहाँ पे अपॉर्चुनिटी की हम सभी के साथ इक्वलिटी के साथ ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए। अब दोस्तों मेन टॉपिक पे आते, वरना इसी टॉपिक में घंटों भर बोल दूंगा तो और टॉपिक छूट जाएगा। प्लस मैंने इस टॉपिक को पढ़ाया हुआ है, तो आपको वो टॉपिक्स की जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिसमें मैंने इक्वलिटी आपको पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी, सबको समझ में आ जाएगा, सारे वीडियोस आपको उसके अंदर मिल जाएगी। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, स्वतंत्रता के नकारात्मक एवं सकारात्मक अवधारणाओं पर आलोचनात्मक लेख लीजिए। नकारात्मक और सकारात्मक आपसे पूछा गया है, तो जब आपसे ये पूछा जाएगा तो आप क्या बताओगे? नेगेटिव और पॉजिटिव पूछा गया आपसे। पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि ऑन लिबर्टी एक बुक का नाम है, किसने लिखा है? J.S. मिल ने लिखा है, J.S. मिल ने लिखा है। और इस बुक के अंदर इसने क्लासिफाइड किया हुआ है नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी, यानी कि लिबर्टी के 2 टाइप्स हैं। और मेन चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, पहले लिबर्टी का मतलब क्या होता है? लिबर्टी का मतलब होता है जो बंधन है उससे मुक्ति मिलना, आपके ऊपर कोई भी बाहरी रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, आप जो मर्जी चाहो वो कर सकते हो, यही तो लिबर्टी है। अब मैं खाना खाना चाहूँ तो सरकार रोकेगी थोड़ी, नहीं भाई तू आज भिंडी मत खा, तू आज गाजर मत खा, तू आज टमाटर मत खा, तू ये खा वो खा, नहीं भाई, हमारी पूरी आज़ादी है, आप जो मर्जी चाहो वो कर सकते हो, ठीक है। लेकिन क्या नहीं कर सकते, गवर्नमेंट ये कानून बना के बताती है कि ये चीज़ नहीं कर सकते हैं, ये भी बताना ज़रूरी है भाई यहाँ पे। लेकिन मेन मुद्दा यहाँ पे हमारा ये है कि पॉजिटिव और नेगेटिव लिबर्टी क्या है। टॉपिक पे ऊपर मैंने बहुत डीपली वीडियो बनाया हुआ है, फिर भी आपको बता देता हूँ मैं। पहले बताता हूँ नेगेटिव लिबर्टी, क्योंकि पहले का टाइम का है ये। इसके अंदर कौन कौन थे? हाउस कहा जाता है उसको, हॉब्स हो गया, जॉन लॉक हो गया मेन चीज़, ठीक है, रूसो हो गया, हर्बर्ट स्पेंसर हो गया। हर्बर्ट स्पेंसर वही कि एक पौधा अगर नहीं बढ़ रहा है दूसरा बढ़ रहा है तो बढ़ जा लेने दो, वैसे ही सेम इंसान है, जो इंसान अपनी योग्यता दिखा के आगे नहीं बढ़ रहा है उसको मर जा लेने दो भाई, वो धरती का बोझ है, वही हर्बर्ट स्पेंसर, ठीक है। ये नेगेटिव बात बोलते हैं, इसे नेगेटिव लिबर्टी में रखा जाता है उसको। नेगेटिव लिबर्टी की बात कर रहे थे ना हम, तो यहाँ पे J.S. मिल भी है नेगेटिव में, इसको पॉजिटिव में भी रखा जाता है इसके वजह से, ठीक है, इसने पॉजिटिव की भी बात कर दी है। तो मेन यहाँ पे हॉब्स हो गया, जॉन लॉक हो गया, J.S. मिल हो गया, रूसो हो गया, हर्बर्ट स्पेंसर हो गया,
एडम स्मिथ हो गया, डेविड रिगार्डो हो गया, नहीं अब ज़्यादा नहीं बोलूँगा, भूल जाओगे वरना आप। चलिए ठीक है, हाँ जी। तो जे.एस. मिल यहाँ पे है, ओन लिबर्टी बुक है इसकी। नेगेटिव लिबर्टी का मतलब ये हुआ कि इंसान जो मर्जी चाहे वो कर सकता है। अब आपके मन में जो भी आए, आप कहीं भी जा सकते हो, या कहीं आप घूम सकते हो, लड़की पटा सकते हो, हैं, कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी घूम सकते हो जाके। आप डेटिंग पे जा सकते हो, ऐसा वाला डेटिंग नहीं जो ललित मोदी आज और सुष्मिता सेन वाली है, वैसे वाले भी नहीं यार, वरना तो सोने पे सुहागा हो जाएगा फिर तो। आप मतलब कि आपके मन में जो है आप वो कर सकते हो, गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगी। अगर आप किसी को मार भी देते हो तो भी गवर्नमेंट कुछ भी नहीं बोलेंगे। स्टेट का यहाँ पे रोल नहीं होगा, इसलिए इसको निगेटिव लिबर्टी कहा जाता है। जहाँ पे भी स्टेट इंटरफेयर करेगी वहाँ पे लोगों का जो लिबर्टी है, जो स्वतंत्रता है, उसका हनन होगा, उसका वॉयलेंस होगा। इसलिए स्टेट को नहीं रखा जाता निगेटिव लिबर्टी के अंदर, इंटरफेयर नहीं करेगी। स्टेट का काम है बस लोगों को डिफेंस दे, लोगों की सुरक्षा करे, कोई बाहरी देश कोई अटैक ना कर दे, बस काम खत्म, बाकी लोग अपना खुद ही कर लेंगे। पॉजिटिव लिबर्टी क्या है कि इंसान जो मर्जी चाहे वो कर सकता है, जो मर्जी चाहे वो कर सकता है, सेम इसी की तरह, नेगेटिव लिबर्टी की तरह। बट पॉजिटिव लिबर्टी नेगेटिव लिबर्टी से इस बात में थोड़ा सा मतलब यहाँ पे क्या डिफरेंस है क्या, कि पॉजिटिव लिबर्टी में अगर आपके वजह से किसी और को नुकसान पहुँचता है तो पुलिस लेके आएगी डंडा और दे देगी अंदर। इसका मतलब ये हुआ, पॉजिटिव लिबर्टी का मतलब सेल्फ रिगार्डिंग और अदर रिगार्डिंग। अगर जो मैं काम कर रहा हूँ उस काम का इम्पैक्ट अगर मेरे ऊपर पड़ता है तो सरकार यानी गवर्नमेंट कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगी। अगर जो मैं काम करता हूँ उस काम का इम्पैक्ट किसी दूसरे पे पड़ता है, तो अभी एग्जांपल जैसे डंडा वाला, भूल मत जाना भाई, सेम दे दिया जाएगा। तो यही है। अब मान लो कि आपका कल एग्ज़ाम है और बगल वाला फुल डीजे बजा रहा है, तो क्या होता है भाई, कानून है ना कि 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजेगा, यही होता है रात में। अगर फिर भी कोई तेज बजाया जा रहा है तो उस पर केस कर सकते हो आप। अगर आप कहीं जा रहे हो, है ना, मान लो कि ऐसी जगह पे जा रहे हो आप जहाँ पे कोई शौचालय तो नहीं है, बाहर कहीं रोड पे, और आपको बहुत तेज की आ गई, आप पकड़ के खड़े हो बस करके, बस कहीं मिल जाए, बस बहुत हो रहा है, तो आप क्या करोगे? आप किसी होटल में भी जा सकते हो, ये भी कानून है, और बोल सकते हो भाई मुझे टॉयलेट जाना है, वो मना नहीं कर सकता आपको। अब ये बात अलग है कि दोस्त कोई करने नहीं दे, चल साला गंदा कर देगा, साफ तेरा कौन करेगा है, लेकिन ये बात अलग है। बट आप कहीं भी जाके ऐसा कर सकते हो, ये भी एक कानून है। यही सब तो है जहाँ पे स्टेट आपकी भलाई के लिए आप मतलब आपके या किसी दूसरे के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाती है, तो इसको एक पॉजिटिव लिबर्टी कहा जाता है। ये हमारी भलाई के लिए ही होता है। क्लियर है? तो ये हो गया पॉजिटिव लिबर्टी और ये हो गया हमारा निगेटिव लिबर्टी। पूरी वीडियो को दोस्तों देखना, तब टॉपिक को आपको और मज़े से समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, थर्ड क्वेश्चन, और रोल्स के न्याय के सिद्धांत की विवेचना कीजिए, है ना, और इसकी आलोचना भी करना है हमें। रोल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस बताना है आप सभी को। थ्योरी ऑफ जस्टिस, आखिर थ्योरी ऑफ जस्टिस क्या थी पहले आपको मैं समझा देता हूँ। देखो दोस्त, जॉन रोल्स की एक बुक है, जॉन रोल्स की एक बुक है, अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, अ थ्योरी ऑफ जस्टिस। देखो दोस्तों, मज़ा आ रहा है, समझ में आ रहा है तो लाइक ठोकते जाओ, सब्सक्राइब करते जाओ, सबको बताते जाओ, ऐसे ही हलवा बना दूंगा, टॉपिक को समझ में भी आ जाएगा। चलिए, अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, इस बुक के अंदर जॉन रोल्स ने न्याय का सिद्धांत दिया है, थ्योरी ऑफ जस्टिस दिया है, और इसमें इसने ये बताया है कि जस्टिस का मतलब क्या होता है। इस भाई साहब ने ये बताया जनाब कि जस्टिस का मतलब होता है सभी को लिबर्टी मिलना चाहिए, सभी को स्वतंत्रता मिलना चाहिए, अब वो चाहे गरीब हो अमीर हो, सभी को मिलना चाहिए। तो इक्वलिटी सभी को मिलना चाहिए, इक्वलिटी डैट मीन्स स्वतंत्रता के बाद समानता सभी को मिलना चाहिए। एंड थर्ड बताया मिनिमम को मैक्सिमम मिलना चाहिए, मिनिमम को मैक्सिमम मिलना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो समाज के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर इतने सारे लोग रहते हैं,
ये सारे हमारे सोसाइटी के अंदर लोग रहते हैं। और इतने सारे लोगों में जो इतने लोग हैं थोड़े पिछड़े हुए हैं भाई, बैकवर्ड हैं, यानी कि इन लोगों से बैकवर्ड है। लेकिन इतने लोगों में जो इतने लोग हैं कुछ ज़्यादा ही बैकवर्ड है भाई। तो जॉन रोल्स कहता है जो मिनिमम है, यानी जिनके पास कुछ है ही नहीं, जो बिल्कुल ही पिछड़े हुए हैं, उनके साथ सबसे ज़्यादा ट्रीटमेंट, डेट मीन्स मिनिमम को मैक्सिमम दो। यानी कि जो सबसे पिछड़े हैं सरकार को सबसे ज़्यादा उनको ध्यान देना चाहिए। क्यों? क्योंकि मान लो कि साइकिल है, अब साइकिल दोस्तों मान लो आप चला रहे हो और मान लो साइकिल की ये चैन है, अगर साइकिल की एक चैन टूट गई ना तो पूरी चैन खराब हो जाएगी, किसी काम का नहीं। डेट मीन्स एक चैन ने पूरे चैन पे इम्पैक्ट डाल दिया। वैसे ही अगर सोसाइटी का कोई अगर कमज़ोर क्लास है ना, कोई वीकर क्लास है, तो ये पूरी सोसाइटी पे इम्पैक्ट डालेगा। ये चोरी करेगा, ये डकैती करेगा, ये बलात्कारी करेगा, ये समाज को दर्द देगा, दुख देगा। इसलिए पहले पिछड़े लोगों को देखो, पहला रीज़न ये है। दूसरा और भी दो समस्याएं पैदा होती है, गरीबी, बीमारी से तो आपको पता ही है ना। तो पहले इनको देखो, प्लस ये बैकवर्ड है, इनके पास रिसोर्सेस नहीं है, तो इंसान होने के नाते तो इनका भी हक है जीने का यार, रोटी कपड़ा मकान तो इनको मिलना ही चाहिए। तो सबसे ज़्यादा सुविधा अगर इनको दी जाती है, मिनिमम के साथ मैक्सिमम किया जाता है, तो एक्चुअली में यही जस्टिस होगा। क्लियर है? ये जॉन रोल्स के द्वारा कहा गया है। बातें बहुत सारी हैं, लेकिन टॉपिक को मैं पहले जितने भी क्वेश्चन हैं उनको मैं जल्दी से आपको समझा देता हूँ ताकि सारे क्वेश्चन आपको एटलीस्ट समझ में आ जाए। तो ये हो गया हमारा जॉन रोल्स का थ्योरी। एंड नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन क्या है? बहुसंस्कृतिवाद की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। बहुसंस्कृतिवाद की अवधारणा इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे नीचे देख सकते हैं। क्या आप यह मानते हैं कि विल किमलिका, चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये जो बहुसंस्कृतिवाद जो है, ये थ्योरी जो है, इसको क्या कहा जाता है? मल्टीकल्चरलिज्म कहा जाता है। ये जो थ्योरी है ये किसके द्वारा दी गई है? ये दी गई है विल किमलिका के द्वारा। विल किमलिका के द्वारा दी गई है, ठीक है। तो ये क्या कहा गया है कि विल किमलिका का बहुसंस्कृतिवाद का सैद्धांतिकरण अब सब अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटी है के अधिकारों के मसले को हल करता है। तो पहले आपको मैं ये समझा दूं कि मल्टीकल्चरलिज्म का मतलब होता है कि सभी कल्चर को मिलाकर एक कल्चर बना, उसी को कहा जाता है बहुसंस्कृतिवाद। बहु मतलब बहुत सारी, संस्कृति मतलब कल्चर, मेरी कल्चर, आपकी कल्चर, सभी की कल्चर। तो यहीं पे ये वर्ड जोड़ा गया सार्वभौमिकवाद, यानी कि एक ऐसा कल्चर जिसको पूरी दुनिया ही अपना ले। लेकिन दोस्तों क्या आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है? इम्पॉसिबल है। एक ऐसा कल्चर जिसको पूरी दुनिया अडोप्ट कर ले, इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो थ्योरी है ये विल किमलिका के द्वारा दिया गया है, जिसके अंदर ये कहा जाता है जो माइनॉरिटी है उनका स्पेशली ध्यान रखा जाए, जो अल्पसंख्यक लोग होते हैं उनकी संस्कृतियों का स्पेशली ध्यान रखा जाए, क्योंकि बहुसंख्यक जो हैं, जो माइनॉरिटी में हैं, उनके वजह, जैसे कि श्रीलंका में देखा था हमने, एक टाइम था जब सिंगलियों ने तमिलों को किस तरीके से दबाया, ऑप्रेस किया, ऐसा ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अवसर की समानता। दोस्त ये जो अभी मैंने पढ़ाया है आपको, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, वही वाला कंसेप्ट है ये, उसी को यहाँ पर डिस्क्राइब करना है आप सभी को। नोट्स में मैंने डीपली पढ़ाया हुआ है ये। अवसर की समानता से क्या अभिप्राय है? क्या आप मानते हैं कि यह एक प्राप्त करने योग्य लक्ष्य है? बिल्कुल भाई, जो प्राप्त कर सकता है ना, जो अपने लक्ष्य यानी गोल ओरिएंटेड है, अपनी एबिलिटी के अनुसार उसको वो पा सकता है, अचीव कर सकता है। अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट को इक्वल देना है, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है? अधिकार की अवधारणा के विकास की विवेचना कीजिए। आखिर ये राइट्स का डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ है, आपको ये इसमें बताना है। और यही क्वेश्चन का थोड़ा सा कह सकते हो कि नेक्स्ट तरीके से घुमा कर दिया हुआ है, बिल्कुल नेक्स्ट लेवल तक, वो ये क्वेश्चन है, यानी घुमा कर दिया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया जो घुमा कर दिया हुआ है। एक सिक्स्थ क्वेश्चन और सेवन्थ क्वेश्चन, ये ध्यान रखना है, क्योंकि अधिकार का मतलब ही क्या होता है कि एक इंसान को इंसान होने के नाते एक फंडामेंटल राइट्स मिलना चाहिए। अब मान लो दोस्तों आपके पास जीवन का अधिकार नहीं होगा तो आप जियो कैसे? कोई भी आके आपको मार के चला जाएगा, कोई कुछ कर ही नहीं पाएगा। इसलिए जब इंसान बने धरती पे तो उनके पास कोई राइट्स नहीं थे। आप कह सकते हो कि राइट्स नहीं थे कुछ भी। अब यहाँ पे कुछ थिंकर आएंगे जिन्होंने कहा था कि इंसान जब धरती पे आए थे उनके पास राइट्स थे। हम मान के यूँ चलते हैं कि धरती पे इंसान आए और उस टाइम कोई स्टेट नहीं था, कोई फैमिली नहीं थी, कोई क्लास नहीं था, कोई अमीर गरीब का कोई फासला नहीं था, कोई भी इस क्लास स्ट्रगल नहीं था। तो स्टार्टिंग में इंसानों को तो राइट्स के बारे में कुछ पता ही नहीं। लेकिन जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ती चली गई तो लोगों ने अपने आप को सिक्योर, अपने आप को प्रोटेक्शन देने के लिए सभी लोगों ने मिलकर एक स्टेट बनाया। स्टेट मतलब एक गवर्नमेंट बनाई कि भाई देख,
हम सब मिलकर तेरे को पावर दे रहे हैं और तेरा काम है कि हम सबको प्रोटेक्ट रखना, क्योंकि सभी लोगों ने मिलके उस बंदे को पावर दे दिया तो अब उसके पास शक्ति आ गई है, पावर आ गई है। इसको ही हमने कहा पॉपुलर सोवरेनिटी, यहीं से बनता है स्टेट। अब उस स्टेट और लोगों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, क्या कि वो स्टेट लोगों को प्रोटेक्शन देगा। दोस्त स्टेट का मतलब गवर्नमेंट ही होता है, क्योंकि स्टेट तो इनविजिबल है। स्टेट तो हम दिल्ली, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र को थोड़ी देख रहे हैं, हम तो जो वहाँ की सरकार है उसकी बात करते हैं। अब केजरीवाल सरकार, ये योगी जी की सरकार, सब हम सरकार की बात करते हैं, है ना, एक्चुअली वही है ना। तो यही है। तो अधिकार क्या हुआ यहाँ पे, आप थिंकर की व्यूज़ डाल दो यहाँ पे। तो स्पेशली आपको ये पता होना चाहिए कि अधिकार का मतलब ये होता है कि इंसान होने के नाते उसको एक बेसिक मूलभूत अधिकार मिलने चाहिए, जिससे कि वो अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके, है ना, अपने यानी कि पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट कर सके। यहाँ पे जॉन लॉक एक बंदा है दोस्त, पॉलिटिकल थिंकर, जिसको हम उदारवाद के यानी कि मेनली दोस्तों जो लिबरलिज्म है इसका फादर कहा जाता है। उसने ये कहा कि जब इंसान धरती पर आया था तो उसके पास 3 राइट्स थे। पहला राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार, राइट टू लिबर्टी, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। ये जो बॉडी है ये हमारी संपत्ति है। जितनी भी हम घर, दौलत, गाड़ी, बंगला, ये जो है इन्होंने हमको नहीं बनाया, बल्कि एक इंसान ने इन सभी को बनाया। तो सबसे बड़ी संपत्ति इंसान के लिए उसका बॉडी है, उसके लिए शरीर है वो। तो ये 3 राइट्स सभी इंसान के पास शुरू से ही हैं, स्टार्टिंग से ही है, जिसको प्राकृतिक अधिकार कहा जाता है। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन में डायरेक्ट में इस क्वेश्चन पर आ गया, यानी कि इस क्वेश्चन का इस क्वेश्चन से लिंक है। नेचुरल राइट का मतलब होता है ऐसे राइट्स जिनको स्टेट छीन नहीं सकते। ये किसके द्वारा दिया गया है, जॉन लॉक के द्वारा दिया गया है। इसे कोई समर्थन होब्स ने आगे चल के, रूसो ने, अलग अलग थिंकर्स ने आगे चल के किया। मेनली प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत जॉन लॉक, होब्स और रूसो के द्वारा दिया गया है। चलिए मेन क्वेश्चन पे आता हूँ फिर मैं नेक्स्ट पे। इन सभी क्वेश्चंस को मैंने अपने नोट्स में दिया हुआ है, तो वो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि चैप्टर वाइज वो मैंने उसमें समझाया हुआ है। सारे दोस्तों आ जाएंगे, प्लस इसके ऊपर वीडियोस बनी हुई है राइट्स के ऊपर, देख लीजिएगा आप। 3 जनरेशन ऑफ राइट्स, ये भी क्वेश्चन है एक। मानव अधिकार की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। सांस्कृतिक सापेक्षता किस प्रकार मानव अधिकारों की सार्वभौमिकता को प्रभावित करती है। तो दोस्तों, ह्यूमन राइट्स का मतलब आपको पता है कि एक ऐसा अधिकार जो एक इंसान होने के नाते सिर्फ एक देश के लिए नहीं, पूरे विश्व के लोगों के लिए होगा। जैसे कि दोस्त आपको पता है यार कि 10 दिसंबर 1948 को सार्वभौमिक अधिकार के रूप में वर्ल्ड यानी कि कैसे तो विश्व में सार्वभौमिक घोषणा कर दी गई है कि ये 10 दिसंबर को, है ना, अधिकार दिवस मनाया जाएगा, है ना, डिक्लेयर किया गया है। और इसमें जैसे कि इंसान को राइट टू लिबर्टी हो गया, राइट टू इक्वलिटी हो गया, है ना, राइट टू स्पीच, हमारे पास जो एक आज़ादी की स्वतंत्रता है कि हम कुछ भी बोल सकते हैं, जो हमारे अंदर इच्छा है हम गवर्नमेंट की क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। तो एक इंसान होने के नाते जो एक राइट्स मिलनी चाहिए सभी देशों के लोगों को, जो कि यूएनओ के द्वारा स्पेशली दिया गया है। तो ये तो हमारा मानव अधिकार हो गया। तो मानव अधिकार और मौलिक अधिकार में अंतर होता है। मानव अधिकार मतलब ह्यूमन राइट्स मतलब जो एक ह्यूमन होने के नाते हमें दिया गया है, एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते। बट मौलिक अधिकार उस देश के आप मूल नागरिक हो, तो मूल नागरिक होने के नाते आपको फंडामेंटल राइट्स दिए गए। तो इनमें एक डिफरेंस होता है, ध्यान रखना। चलिए, तो मानव अधिकार की अवधारणा की जो व्याख्या की गई है इसके अंदर, मानव अधिकार को डिफाइन करना है यहाँ पे, जो राइट ऑफ डिक्लेरेशन है 1948 का 10 दिसंबर वाला। एंड सांस्कृतिक सापेक्षता, ये आपको एक और कहा गया है। सांस्कृतिक सापेक्षता का जो एक थ्योरी है, ये सोफिस्ट किसके द्वारा, प्रोटागोरस के द्वारा, सोफिस्ट प्रोटागोरस के द्वारा सांस्कृतिक सापेक्षता का राइट दिया गया है, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है कल्चरल रिलेटिविटी। यानी कि एक कल्चर पूरे दुनिया के साथ मिलाकर सभी लोग उसको अडॉप्ट करें, सभी लोग उसको माने। बट ऐसा इम्पॉसिबल है, ऐसा हो नहीं सकता। सभी इंसान अपने आप में अलग अलग होते हैं, सबकी कल्चर अलग होती है। तो पूरी दुनिया के लिए कोई एक ऐसा कल्चर आज तक नहीं बनाया है, इसलिए इसकी क्रिटिसिज्म किया जाता है। तो सांस्कृतिक सापेक्षता, एक ही कल्चर को सभी दुनिया पे सापेक्ष अडॉप्ट करने के लिए बोला जाए, बट ऐसा नहीं है। क्लियर है दोस्त? तो इसको यूनिवर्सलिटी ऑफ ह्यूमन राइट्स के साथ आपको कल्चरल रिलेटिविटी, दोनों कंसेप्ट को आपको डिफाइन करना है। आई होप दोस्तों आपको सभी क्वेश्चंस के कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे। इन सभी टॉपिक्स, सभी आपके सब्जेक्ट्स के नोट्स के लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड जो प्रीवियस वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है
उन सभी वीडियोज़ की लिंक मैंने आपको दे दिया है, जाइए उसको आप चेकआउट कीजिए और नोट्स लेने के बाद वीडियोज़ को देखना स्टार्ट कीजिए। आखिर कैसे लगी आपको ये वीडियो नीचे मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और एंड में दोस्तों एक बात मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि इन वीडियोज़ को बनाने में मुझे बड़ा मेहनत लगता है यार, टीम की बहुत मेहनत होती है इसके पीछे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर करना ताकि वो लोगों को बताओ इस तरह के लेक्चर्स कहीं और नहीं मिलेंगे मेरे दोस्त। नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपका इस वीडियो को देखने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।